व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज क्लास 12 आज हम आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका हमारा पहला यूनिट जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इससे पहले और भी आपके पास वीडियोस आ चुकी हैं, इंग्लिश की वीडियो भी आपके साथ साथ चल रही है, ठीक है। इंग्लिश का पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, द लास्ट लेसन, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक से है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट्स रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन among the factor of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and service produced by them। ठीक है, ये आपका मीनिंग है क्या कि इट्स रेफर टू द साइकिल, ये एक तरह का साइकिल होता है, ठीक है, किस चीज़ का? जनरेशन ऑफ इनकम का, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है और उसके बाद क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, किसका? जो फैक्टर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है फैक्टर, ठीक है। और फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म, मतलब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये किसके बीच में चलता है? हाउस होल्ड्स के और फर्म्स के बीच में, इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आप हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं, ठीक है, अगर मान लो ये आपके हाउस होल्ड्स हैं और ये आपका फर्म है, अगर ये इन्हें कुछ अपने फैक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है, अपनी कोई फैक्टर वो दे अपने, अगर इन्होंने कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई अपनी चीज़ दे रहे हैं, तो ये इसके बदले इन्हें पेमेंट देंगे, ठीक है। और फिर जब ये इन्हें पेमेंट देंगे तो अगर हाउस होल्ड को जब पेमेंट मिलेगी यहाँ से फर्म से, यानी फर्म से जब हाउस होल्ड को पेमेंट मिलेगी तो कंजप्शन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, है ना। अगर उन्हें पैसा मिल रहा था वो कोई ना कोई चीज़ भी तो खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर वही चीज़ ये इनको देते हैं, तो ये एक तरह का सर्कुलेशन होता है। ये मैं अभी आपको चार्ट में समझाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आगे देखो, देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। कौन कौन से सर्कुलेशन होते हैं? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेशन फेज से पहले कहाँ जाते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन में पहले जनरेशन फेज में आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आते हैं, उसके बाद क्या होता है? डिस्पोजिशन यानी एक्सपेंडिचर। मान लो पहले प्रोडक्शन होती है, फिर इनकम जनरेट होती है, और इनकम जनरेट होने के बाद क्या होती है? एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्चा होता है। अब इनकम जनरेट कैसे होती है? इनकम कैसे जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन कैसे होती है? प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर जो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको चाहिए क्या? मान लो अगर हम प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो आप सपोज करो आप हो, ये मैंने लिखा मी, हम प्रोड्यूसर्स हैं, तो हमें अगर प्रोडक्शन करनी है तो हमें उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा। क्या चाहिए होती हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देख का यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गई ना वही चीज़। अभी आपको ये जो मैंने टिपिकल लैंग्वेज में ये जो मीनिंग लिखा है ना, ये जो टिपिकल लैंग्वेज में मीनिंग लिखा है, ये आपको अभी बहुत ईजी समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें 4 चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आपके मान लो ये सारे कौन है हमारे? ये हैं हमारे सारे हाउस होल्ड्स, ठीक है, यानी हम लोग हैं। अगर हम प्रोड्यूसर्स को लैंड देंगे तो उसके बदले हम क्या चार्ज करेंगे? रेंट। अगर हम लेबर देंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल देंगे तो कैपिटल में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर इंटरप्राइजेस देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ देंगे तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ तो लेंगे ना। तो ये रहा, देखो अभी आगे और बढ़ेगा। ये फर्म्स है आपके, ये हाउस होल्ड्स है। इन्होंने क्या करा है? हाउस होल्ड्स ने क्या दिया है इनको? फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। ये आपके फर्म्स है और ये हाउस होल्ड्स है। इन्होंने क्या करा है? हाउस होल्ड्स ने इन्होंने अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी है, फैक्टर प्रोडक्शन दी है, जिसके बदले इन्होंने क्या दी है? फैक्टर पेमेंट्स। किसको? हाउस होल्ड्स को। किसने दी है? फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को क्या दी है? फैक्टर पेमेंट। और ये इनकी क्या बन गई? फैक्टर इनकम।
हाउस होल्ड्स की ये क्या बनी है, फैक्टर इनकम, और जो फर्म्स ने इनको दी है वो क्या है, फैक्टर पेमेंट। यहाँ से मतलब जो भी पेमेंट जाएगी वो इनकी फैक्टर इनकम होगी, जिससे वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है, मतलब खर्च करेंगे। अब हमारी इकोनॉमी में 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, देखो, हाउस होल्ड्स जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी हम लोग, फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर या सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये तो 2 हैं, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ आपने पढ़ना है क्या है, हाउस होल्ड्स और फर्म। ये आपके सीबीएसई सिलेबस में है तो आपने सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, ये आपके फर्म्स हैं, ये आपके हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड्स ने क्या दिया है, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज। और वो सर्विस कौन सी है, लैंड, लेबर, ठीक है, एंटरप्राइजेस और कैपिटल। दीज आर दिस फैक्टर सर्विस हु दैट गिव हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो हाउस होल्ड्स ने दिए किसको, फर्म्स को दिए, ये फैक्टर सर्विस दिए। इसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड्स को क्या दिया है, फैक्टर पेमेंट। क्या दिए, फैक्टर पेमेंट, जो इनके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। भाई अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, उसके बदले अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो आपकी एक तरह से इनकम ही तो हुई है ना। ये आपका सेकंड सर्कल हो गया। अब थर्ड सर्कल क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्हें फैक्टर इनकम हो गई, तो इन्होंने क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, यानी उस इनकम को कंज्यूम करा। वो कंज्यूम करने के बाद फिर इन्होंने अपनी गुड्स एंड सर्विस इनको दी, ठीक है, इन्होंने कंज्यूम करा, ठीक है। और उसके बाद जो भी इन्होंने कंज्यूम करा फिर इन्होंने अपनी क्या दी है, इनको गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी सर्विस भी दी है, गुड्स एंड सर्विस भी दी है साथ में, ठीक है। तो ये एक तरह का सर्कल होता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका 4 मार्कर्स में सवाल आता ही आता है, 110% श्योर ये आएगा ही आएगा। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करके चले, साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चले, बुक से रीडिंग जरूर लगाएं साथ में, वंस इन अ वीक आप एक बार कोई भी आपकी थ्योरी बुक हो, ठीक है, मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप इको और बीएस की जो है वंस इन अ वीक, मान लो आप 7 दिन होते हैं तो आप 7 दिन में से 2 दिन बिजनेस में और 2 दिन इको में ज़रूर दें, और बाकियों में अकाउंट्स और मैथ्स में अपनी प्रिपरेशन करते रहे। मतलब 2 दिन आप अकाउंट्स को, बिजनेस को और इको को दें, 1 घंटा, आधे घंटा भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 दिन आपने इको और बीएस के लिए देने ही देने हैं, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना 2 तरह के फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ 2 तरह के फ्लो हो रहे हैं। कौन कौन से फ्लो हो रहे हैं, देयर आर 2 फ्लो इन अ इकोनॉमी, मनी फ्लो और रियल फ्लो, ठीक है, मनी फ्लो और रियल फ्लो। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं 4 मार्कर्स में, ठीक है। मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या पूछ लेते हैं और कितने नंबर में पूछ ली जाती है, वो साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से ही लिख के आओगे, ठीक है, एक अच्छा सा चार्ट बना के आना, बीच में मार्जिन खींचना, ऊपर हेडिंग डालना, ठीक है, बेसिक्स लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, बेसिक्स लिखना, मीनिंग, काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अदर्स नेम, मतलब जो भी आपको बेसिक्स याद हो, ठीक है, पर आपका मीनिंग जरूर होना चाहिए हर डिफरेंस में। उसके बाद आप कुछ भी बेसिक्स लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, मीनिंग सबसे मैटर करता है डिफरेंस के अंदर। तो यहाँ मैंने 4 बेसिक्स लिखे हैं। रियल फ्लो का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये एक तरह का फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है, किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड्स के बीच में, ठीक है। जबकि इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। यहाँ किसका फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का, और यहाँ पे मनी फ्लो में क्या हो रहा है, फ्लो, मनी फ्लो हो रहा है किसके बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में, ठीक है जी। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, सिमिलरली वही बात आ रही है जो आपकी डेफिनेशन में और मीनिंग में, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है रियल फ्लो में, और मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी का, ठीक है जी। अब एक्सचेंज करने में क्या डिफिकल्टी आती है, अब देखो अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी आएगी है ना। तो रियल फ्लो में डिफिकल्टी क्या आती है, देयर आर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फैक्टर सर्विस। बार्टर सिस्टम
बेटा जी क्या है बार्टर सिस्टम? देखो बार्टर सिस्टम वो है, ये पहले के टाइम पे चलता था कि मान लो आपने किसी को वीट दिया है, ठीक है, और वो आपको उसके बदले 2 ग्राम सोना दे दे, ठीक है, आपने किसी को वीट दिया उसके बदले वो आपको 2 ग्राम सोना दे दे, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, मतलब ये तो बराबर नहीं हुआ। अगर उसे 5 किलो गेहूं दिया है, अगर उसके बदले आपको वो 2 ग्राम आपको सोना दे रहा है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। तो मतलब जो भी एक्सचेंज लेन देन होता था, पैसों का लेन देन नहीं होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए ये गड़बड़ ना हो तब क्या करा गया, रियल फ्लो किया गया कि गुड्स एंड सर्विस का फ्लो करा गया बिटवीन फर्म्स और हाउस होल्ड्स के, मतलब जो जितना देगा उसे उतना ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली मनी में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, देयर इज़ नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, क्योंकि जो पैसा देगा जो पैसा देगा उसके बदले उसे पैसा ही मिलेगा। रियल फ्लो का दूसरा मीनिंग क्या होता है, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये अदर नेम बता दिए हैं, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, ये भी इस नाम से भी सवाल क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में। आपको हो सकता है पेपर में ना बोले कि रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस बताओ, आपको बोल देंगे जी फिजिकल फ्लो बताओ क्या होता है या नॉमिनल फ्लो बताओ क्या होता है, तो भी आपने यही लिखना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है, और आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल फ्लो ही आपका रियल फ्लो है और नॉमिनल फ्लो ही आपका मनी फ्लो है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। सर्कुलर फ्लो इज़ अ सिंपल इकोनॉमी बिटवीन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये एक सिंपल इकोनॉमी है सर्कुलर फ्लो, किसके बीच में, 2 सेक्टर्स की इकोनॉमी में। इन सिंपल इकोनॉमी देयर आर 2 सेक्टर इन एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। कौन से सेक्टर्स के बीच में इकोनॉमी चलती है सर्कुलर फ्लो की, हाउस होल्ड्स फर्म्स के बीच में। ये एक सिंपल थ्योरी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बिटवीन 2 सेक्टर्स, देयर आर हाउस होल्ड एंड फर्म। अगला, हाउसहोल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं, वो ओनर होते हैं किसके, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जो भी उनकी प्रोडक्शन हो रही है उसके वो ओनर होते हैं, साथ में गुड्स एंड सर्विस के भी, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विस के, मतलब अपने जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी वो लेते हैं, उसके भी वो खुद के मालिक होते हैं। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड सेल दैम टू द हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब जो फर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विस बनाती है और बेचती किसे, हाउस होल्ड्स को, ठीक है जी। इट इज़ द, अब यहाँ पे ये लाइन समझ आ रही है, यही आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में था, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स ने क्या करा है, गुड्स एंड सर्विस बनाई है और उन्होंने किसको बेची है, हाउस होल्ड्स को। यही आपका 4th सर्कुलेशन था, वहाँ पे 4 सर्कुलेशन बताए थे मैंने, ये आपका 4था सर्कुलेशन है। अगर आपको अब समझ आ गया हो, देखना दोबारा आप देखोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट, तो आप में ये पाओगे कि 4था सर्कुलर जो था वो यही था, क्या था कि फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड सेल दैम टू द हाउस होल्ड्स, मतलब फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस का, बनाती है अपनी गुड्स एंड सर्विस बनाती है और हाउस होल्ड्स को सेल करती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी इन अ विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी के क्लोज जाने के लिए, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिंपल इकोनॉमी का एक सिंपल सर्कुलेशन है ये, ठीक है। अब एक डिफरेंस हो रहा था, ठीक है, अब जो मैंने बताया था ना, रियल फ्लो और मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, और एक ये स्टॉक और एक फ्लो, ये जो जितने भी डिफरेंस है इसमें से आपको एक डिफरेंस ज़रूर आएगा 4 नंबर का, तो आप ये भी याद करके चलना, हो सकता है ये आ जाए या हो सकता है वो आ जाए, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी एक आएगा ज़रूर, चाहे 2 नंबर में आए, 2 नंबर में भी हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले या 4 नंबर में डिफरेंस पूछ ले, ठीक है। तो आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना। यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, बीच में मार्जिन खींचोगे, बॉक्स में आप डिफरेंस लिख के आओगे, सिंपल ये नहीं कि ऐसे लिख दिया, बस बॉक्स बनाना, बॉक्स के बीच में मार्जिन खींचना, बेसिक्स लिखना, ऊपर हेडिंग डालना, तब जाके डिफरेंस लिखना, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स में आपको यही होता है कि आपने, अगर आपकी इकोनॉमिक में न्यूमेरिकल्स हैं तो आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, और बाकी जो थ्योरी होती है उसको अच्छे से चार्ट वार्ट बना के लिखो, डिफरेंस जो है अच्छे से बॉक्स में मार्जिन बना के लिखो, बेसिक्स लिखो, हेडिंग लिखो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो पूछा है वो लिखो, कुछ नहीं कटता इकोनॉमिक्स में नंबर, ठीक है। मीनिंग्स क्या होता है स्टॉक का, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जा सकता है, और फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लो है वो पीरियड ओवर होने के बाद मेजर किया जाता है। ठीक है, देख रहे हो डिफरेंस? इसमें क्या टाइम का डायमेंशन होता है? इट डज नॉट हैव अ टाइम और इट हैज़ टाइम डायमेंशन, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी द मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, कोई टाइम नहीं होता इसे मेजर करने के लिए। हाँ, इसमें टाइम होता है, बट एट द टाइम ऑफ, जो भी टाइम होगा वो ओवर होने के बाद, जो भी टाइम बचेगा उसके अंदर इसे मेजर किया जाएगा। नेचर क्या होता है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक, और जो फ्लो है वो क्या है आपका? डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल ले लो इसके, नेशनल वेल्थ, कैपिटल, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, और फ्लो में क्या आ जाता है? नेशनल इनकम, लॉसेज एंड प्रोडक्शन। ठीक है जी, समझ आया? आगे चलते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके आगे इस चैप्टर में काम आएंगे। टोटल प्रोडक्शन की जब भी बात होगी तब आपने क्या बोलना है? टोटल कंजप्शन। फैक्टर पेमेंट की जब भी बात होगी वो किसके बराबर होगी? फैक्टर इनकम के। रियल फ्लो हमेशा किसके बराबर होता है? मनी फ्लो के। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? फैक्टर इनकम के। ठीक है जी। अब देखो, ये नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपने आगे पढ़ना है। ठीक है, जो भी एग्रीगेट्स हैं आपने आगे पढ़ने हैं। ये एक मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसके अंदर ये पूरा हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है आपने उसके अंदर, बाकी आप एक बार बुक से रीड ज़रूर लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको नेशनल इनकम का वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। तो सपोज़ करो आपने किसी को 5 किलो गेहूँ दी है, तो उसकी यूनिट क्या है? केजी में। 10,000 के फ्रूट्स बेचे हैं, उसकी भी यूनिट क्या है? केजी। तो जो भी हम मेजर करते हैं, जिस भी यूनिट में हम मेजर करते हैं इनकम को, वही हमारी नेशनल इनकम होती है और वही हमारे एग्रीगेट्स में आते हैं। अब देखो, एग्रीगेट्स कितने के होते हैं? एग्रीगेट्स होते हैं आपके 8 तरीके के। 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। इन्हीं से ही आपके जो 8 फॉर्मूलाज है ना नेशनल इनकम में, जो आपके काम आने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो। ठीक है, वो इन्हीं से ही बनते हैं, इन सब से। अब वो कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, ग्रॉस और नेट क्या होता है? ग्रॉस क्या होता है? इट मीन्स विच प्रोडक्ट यू परचेज ऑन ग्रॉस वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। ग्रॉस क्या होता है? मान लो कोई भी आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उसकी ग्रॉस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू पे, तो वो क्या होती है? आपकी ग्रॉस वैल्यू। और नेट क्या होती है? जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी, या कुछ किसी जगह घट जाएगी, या जिसे आप बेचोगे वो उसके आधे प्राइस में लेगा, तो वो उसकी नेट वैल्यू होती है। ठीक है, ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका ग्रॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला का आप एक अलग चार्ट बना लेना जिससे आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ग्रॉस का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? देखो, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर हमें उसे ग्रॉस वैल्यू चाहिए, सपोज मानना हमने डेप्रिसिएशन 2000 का है, ठीक है, और नेट वैल्यू हमारे पास 18,000 की, तो उसकी ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 20,000 की। मान लो ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, मेरा फ़ोन कितने का है? 20,000 का। अगर उसकी नेट वैल्यू कुछ टाइम बाद 18,000 की हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन कितने का लगा उस पर? 2,000 का। और वही अगर मैं ये जोड़ दूँ तो मेरे पास मेरी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी फ़ोन की 20,000 रुपये। सिमिलरली अगर मुझे नेट वैल्यू निकालनी है अपने फ़ोन की, तो जो मेरी ग्रॉस वैल्यू है 20,000 की, ठीक है, मेरी ग्रॉस वैल्यू कितनी है फ़ोन की? 20,000 रुपये। ठीक है, और अगर मैं किसी को फ़ोन बेच रहा हूँ तो वो 2,000 रुपये में, या मतलब कुछ सपोज़ करो कि मान लो वो अपने किसी को ही बेचा, ठीक है, उसने मेरे को पैसे दे दिए मेरे हिस्से के, पर उसने 2,000 रुपये काट लिए, ठीक है, या फिर छोड़ो, उसने मान लो 18,000 रुपये में मेरा फ़ोन बेच दिया, मुझे 18,000 रुपये मिल गए, मुझे कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। तो 2,000 क्या लगा? मेरे डेप्रिसिएशन लगा।
तो अगर हमें अपनी ओरिजिनल वैल्यू की फ़ोन की ओरिजिनल वैल्यू से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी नेट वैल्यू। ठीक है, तो मेरी फ़ोन की नेट वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपये। आया समझ? तो यही है आपका नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स जो आपने आगे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और उनके कुछ फॉर्मूलाज और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। आई होप वीडियो पसंद आया तो यार, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई नो कि वीडियो बहुत लेट हो रहे हैं बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए वीडियो को ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहो और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो, चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।